वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जैसे चित्र में ईडी एक जीवा है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र में से निकलती है व्यास कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में ए भी एक व्यास है। आप देख सकते हैं कि व्यास 2 गुना त्रिज्या होती है। वृत्त के एक हिस्से को चाप कहते हैं, जैसे PQ एक चाप है। वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है एक त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वृत्त और एक रेखा एक ही तल में हो तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। 3 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो वो रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि वो वृत्त को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, या फिर वो रेखा छेदक रेखा है, यानी कि वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो इस तरह इस रेखा और वृत्त के 2 उभयनिष्ठ बिंदु हुए। या फिर वो रेखा स्पर्श रेखा है, यानी कि वो वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है और दोनों में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है। तो बच्चों, स्पर्श रेखा को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बच्चों, अगर आप अपने आसपास देखें, क्या आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के उदाहरण नजर आते हैं? आपने कुएं पर लगी हुई गिरनी जरूर देखी होगी, जिसकी सहायता से पानी निकाला जाता है। अगर हम दोनों तरफ की रस्सी को किरण मान लें, वे वृत्त रूपी गिरनी की स्पर्श रेखाओं को दर्शाती हैं। आपने रेलगाड़ी के पहिए भी देखे होंगे। ये पहिए रेलगाड़ी की पटरी को छूते हुए जाते हैं। ये भी उदाहरण है पटरी रूपी स्पर्श रेखा और पहिए रूपी वृत्त के। तो चलो बच्चों, एक क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों, मैंने लिया है एक वृत्त और उस पर एक बिंदु P निरूपित किया है। मैं ऐसी रेखा चाहती हूँ जो P में से गुजरती हो। मैं एक सिलाई ले रही हूँ जो कि रेखा को दर्शाती है और उसे P पर रखती हूँ। अब कई रेखाएं P में से गुजर सकती हैं। मान लीजिए रेखा कुछ ऐसी हो। निश्चय ही वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। एक तो P ही है और दूसरा यहाँ पर। आइए इस बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम है Q1। अब जरा थोड़ा सा और घुमाइए। एक और बिंदु है जो कि उसका नाम हो सकता है Q2। इस तरह कई रेखाएं हो सकती हैं जो P में से गुजरती हैं और वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। पर आप देख सकते हैं हर रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि ये छेदक रेखा है। लेकिन अगर हम सिलाई को कुछ इस तरह से घुमाएं, इस स्थिति में ये सिलाई वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि ये स्पर्श रेखा है। आइए अब थोड़ा इस तरफ घुमाते हैं। अभी भी ये सिलाई या फिर रेखा इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। हम इसको नाम दे सकते हैं A। उसी तरह दोबारा से घुमाएंगे तो एक और बिंदु। अभी भी ये छेदक रेखा ही है, यानी कि स्पर्श रेखा सिर्फ ये वाली थी, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक वृत्त लिया है और एक छेदक रेखा जो कि वृत्त को 2 बिंदुओं P और Q पर काटती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस छेदक रेखा के समांतर कुछ और छेदक रेखाएं बनाऊं। जैसे कि ये देखिए, ये छेदक रेखा भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है और इसको हम नाम दे सकते हैं AB। इन बिंदुओं को नाम दे रहे हैं AB, जो कि प्रतिच्छेदी बिंदु है। आप देख सकते हैं कि PQ की लंबाई बड़ी है AB से, यानी कि जो संगत जीवा है वो छोटी हो गई है। अब जरा एक और समांतर रेखा खींच के देखते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं CD।
तो बच्चों इस संगत जीवा की लंबाई तो और भी छोटी है। तो इस तरह करते हुए हम देखते हैं कि संगत जीवाओं की लंबाई छोटी होती जा रही है। यहां तक कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो संगत जीवा है उसकी लंबाई 0 है, यानी कि दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु वो संपाती हो जाते हैं। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अब छेदक रेखा PQ के समांतर और रेखाएं बनाई हैं इस तरफ। जैसे जैसे हम रेखाएं बनाते जा रहे हैं, संगत जीवा की लंबाई छोटी होती जा रही है, यानी कि जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं वो नजदीक आते जा रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु संपाती हो जाते हैं और ये रेखा जो है वो हमें स्पर्श रेखा मिलती है। तो क्या निष्कर्ष निकला? दी हुई छेदक रेखा के समांतर 2 ही स्पर्श रेखाएं होती हैं। और तो और स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बच्चों हमने पहले ही किया किस तरह रेल की पटरी रेलगाड़ी के पहिए की स्पर्श रेखा है, उसी तरह धरती किसी साइकिल के पहिए की स्पर्श रेखा है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको नहीं लगता कि धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। आइए इसे सिद्ध करने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों सिद्ध करते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मैंने लिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। XY स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। हमने सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर ये जो त्रिज्या है OP ये लंब है XY के। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आइए इस स्पर्श रेखा पर कोई और बिंदु लेते हैं, P के अलावा कोई भी बिंदु। मान लीजिए कोई बिंदु Q। अब निश्चय ही ये बिंदु वृत्त के बाहर होगा। क्यों? यदि हम इसे वृत्त के अंदर ले लेते हैं तो PQ कोई ऐसी रेखा जो P और Q में से निकलती हो वो तो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। इसका मतलब Q बिंदु वृत्त के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही होगा। तो हमने लिया है XY पर बिंदु Q। क्योंकि ये वृत्त के बाहर है इसलिए O से Q की दूरी यानी कि OQ निश्चय ही त्रिज्या से बड़ी होगी। और OP क्या है? OP इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी OQ जो है OP से बड़ी होगी। इसका मतलब जब हमने XY पर कोई भी बिंदु लिया उसकी दूरी केंद्र से OP के तुलना में बड़ी है। क्या ये हर एक बिंदु के लिए सत्य होगा? जी हाँ, ये P के अतिरिक्त XY पर प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। इसका मतलब यदि हम O से XY की दूरी देखें तो हर एक बिंदु की दूरी OP से अधिक है, यानी OP सबसे छोटी दूरी है केंद्र O और XY के बीच में। और सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? सबसे न्यूनतम दूरी को लंब कहा जाता है। इसका मतलब OP जो है वो लंब है। तो देखा बच्चों, हमने कैसे सिद्ध किया कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब है। बच्चों, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा है।